ओके, आज देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 2, मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर 2 और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2। अभी तक पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, कूलम फोर्स क्या होता है, मतलब चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कूलम फोर्स कैसे डिफाइन होता है, चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डेवलप करता है, चार्ज का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे कैसे निकाले जाते हैं। देन उसके बाद गॉस लॉ समझे थे हम लोग, है ना। गॉस लॉ को कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझा था हम लोगों ने। आज हम लोग बेसिकली समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, देन उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, पोटेंशियल की वजह डायपोल की वजह से एनर्जी कितनी होती है, डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। आज हम इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर कैपेसिटर बचेगा इस एनसीईआरटी या बोर्ड के हिसाब से। चैप्टर 2 में एक टॉपिक बचेगा कैपेसिटर, देन उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 बेसिकली इसमें हमको समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इन एनी फील्ड, कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। कोई फील्ड है उसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब किसी भी पार्टिकल के पोजीशन चेंज होने की वजह से जो उसके पास एनर्जी आती है वही कहलाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ज़रा ध्यान से सोचो, तो आपने कहा पोजीशन चेंज करना है। अब पोजीशन चेंज कब होगा, जब आप फोर्स लगाओगे, और जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में सिस्टम का वर्क डन काम करेगा, सिस्टम पे क्या होगा, वर्क डन काम करेगा, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो वो कंजर्वेटिव लगा रहे हो कि नॉन कंजर्वेटिव। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के हेल्प से वर्क डन करेंगे तो ये जो हमारा वर्क डन है वो या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, जिसकी वजह से अगर वर्क डन लॉस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें गेन होता है, और अगर वर्क डन पॉजिटिव मतलब गेन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में हमको लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है, वर्क डन से। तो हम यहाँ पर भी बात करेंगे वर्क डन की ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन required by a conservative force in moving a particle from one place to another place। सिंपल सी डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as electrostatic potential energy is defined as work done by conservative force, that is हमारे यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing a point charge from infinity to any इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर मैंने ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी है जो कि कई किताबों में भी मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको। डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। मतलब कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स कितना काम करता है, मतलब हमारे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी फील्ड,
या किसी फील्ड से इन्फिनिटी में भेजने में कोई कंजर्वेटिव फोर्स कितना काम करता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आप सोचते होंगे कि सर कंजर्वेटिव फोर्स नाम ले दिया आप, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। बेसिकली फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर कि थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो those forces whose work done is path independent। अब ये पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप वर्क डन कर रहे हैं इस फोर्स के हेल्प से, तो वर्क डन जो भी आ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सपोज 1 से आपको 2 तक जाना है, तो आपने पहला पाथ चूज किया डायरेक्ट जाने का, और दूसरा पाथ आपने कुछ ऐसे जाने का चूज किया, तीसरा आपने ऐसे। तो अगर आप ए बी सी 3 तरीके हैं जिनसे अगर आप वर्क डन निकाले हो इस फोर्स में, इस फोर्स के हेल्प से, तो वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय द पाथ बी एंड वर्क डन फ्रॉम द पाथ सी। मतलब ए से होते हुए 1 से 2 जाना है तो ए पाथ से होते हुए जा रहे हो, बी पाथ से होते हुए जा रहे हो और सी पाथ से होते जा रहे हो। तीनों केसेस पे वर्क डन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि सोचो अगर आप एक बॉल छोड़ रहे हो, चाहे वो बॉल डायरेक्ट आए, चाहे वो बॉल ऐसे उड़ के आए, है ना, चाहे वो ए रास्ते से आए, चाहे बॉल बी रास्ते से आए, अगर एच हाइट पर है तो वर्क डन कितना करेगा, mgh। सोच के देखो, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर स्प्रिंग की बात करें हम, स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम खींच कर छोड़ें, ब्लॉक को अगर हम खींच कर छोड़ें x डिस्टेंस से, तो जो वर्क डन आएगा वो -12kx² आएगा। इसमें किस रास्ते पे है, किस पाथ पर है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। आंसर हमेशा 12kx² आता है, माइनस में वर्क डन है, नेगेटिव आता है। बट अगर हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसमें क्या होता है, वर्क डन जो होता है इसमें, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट होता है। ध्यान समझना, पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट का मतलब कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हो, मतलब सपोज कि आप ए से बी जाना चाह रहे हो और आपने रास्ता बदल दिया, सपोज एक रास्ता ये चूज़ किया और एक रास्ता ये चूज़ किया, वे 1 वे 2, तो वर्क डन एक रास्ते से अगर फर्स्ट रास्ते से जाओगे, फर्स्ट पाथ से, वो बराबर नहीं होगा सेकेंड पाथ से। ठीक है, मतलब इस रास्ते से जाओगे तो वर्क डन अलग आएगा, इस रास्ते से जाओगे तो वर्क डन अलग आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। याद करो, फ्रिक्शनल फोर्स में हमेशा एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि बॉडी को क्या होता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। तो जब भी कभी फ्रिक्शनल फोर्स की हम बात करते हैं तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। फ्रिक्शनल फोर्स आता है और विस्कस फोर्स आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हो इस पर वर्क डन डिपेंड करेगा। ठीक है, इस बात पे वर्क डन डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं हमारे अपने केस में। तो यहाँ पर क्या है, हम एक केस लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का केस लेते हैं, देखते हैं। कंसीडर अ चार्ज Q इज प्लेस्ड। ठीक है, एक चार्ज Q है जो कि रखा हुआ है, ये सपोज ये चार्ज Q है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, फील्ड होगा। इसके चारों तरफ क्या होगा, फील्ड होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से, ध्यान समझना, अब हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर आ रहे हैं और उस चार्ज को हमें क्या करना है, एट डिस्टेंस r, फील्ड के अंदर Q0 चार्ज को
इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं और उसको हमें एट डिस्टेंस r पे लाके रख देना है। ठीक है, एट डिस्टेंस r पे हमको क्या करना है, लाके रखना है। अब ध्यान से समझना, जैसे ये जो फोर्स, ये जो चार्जेस को इसको लाना है, हमको क्या करना है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है ना, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सोचो कि जब हम इस चार्ज को यहाँ पर लाके रखेंगे क्यू नॉट को, तो वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या करेगा, उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या करेगा, उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमको इसको लाने में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने इसको किसी इंस्टेंट x डिस्टेंस तक लाया चार्ज को, ठीक है, और x से अब dx डिस्टेंस में इसको लेकर आना चाह रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंटल डिस्टेंस dx। तो मेरा काम ये है कि क्यू नॉट को मैं इधर लेकर आऊँगा। अब जब मैं क्यू नॉट को इधर लेके आऊँगा तो मैं फोर्स लगाऊंगा F एक्सटर्नल, मतलब मैं फोर्स लगाऊंगा, और ये जो चार्ज है ये इस पर बाहर की तरफ लगाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो मुझे जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। अब ध्यान से समझना, let a charge q naught is to be bring from infinity to the field produced by charge q। ठीक है, let F एक्सटर्नल विच इज़ बेसिकली इन मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, कूलम्बिक फोर्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने चार्ज को बहुत स्लो लेकर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम अपने चार्ज को बहुत स्लो लेकर आएंगे तभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट काम कर पाएंगे। अगर हम खुद बहुत तेज़ी से लेकर आएंगे तो हो सकता है कि इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो इसको रिप्लेस कर दे, इसको हटा दे, इसको भगा दे यहाँ से। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत स्लो लेकर आना है। एक और कारण है, उसको भी बता देता हूँ। अगर हम फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज लेकर आएंगे, तो एक्सेलरेटेड चार्ज की एनर्जी रिड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में कि एक्सेलरेटेड चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो रिड्यूस होती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि लेट एफ एक्सटर्नल बी द फोर्स, जो कि कूलम्बिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बी द फोर्स अप्लाइड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज dx। क्या कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से चार्ज हमारा dx मूव कर रहा है। ठीक, चलो तो वर्क डन, therefore the work done by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या लिख रहा हूं मैं सीधे सीधे, देन वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो लिखूंगा dw क्योंकि डिफरेंशियल वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, उल्टा, तो लिखेंगे माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीप्लाइड बाई dx। सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx। माइनस क्यों लगा रहा हूँ, उसका सीधा सा आंसर है कि भाई फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब ध्यान से देखो, या तो फिर यहां पर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो लिखूंगा मैं dw बराबर एफ एक्सटर्नल
इंटू डी एक्स। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि चार्ज जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में मैं एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव है। अब अगर मैं एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड जानता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसका मैग्नीट्यूड होगा एट डिस्टेंस x 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर। इसको उठा के रखो तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू नॉट ओवर 4πε0 dx ओवर एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे, dx ओवर एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, अब कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से किसी पोजीशन r तक लेकर आ रहे हैं, तो वर्क डन एट इन्फिनिटी एंड वर्क डन एट r, और यहाँ पर इन्फिनिटी से r ला रहे हैं। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या मिलेगा। वर्क डन एट एनी पोजीशन r माइनस वर्क डन एट इन्फिनिटी बराबर, सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिखोगे क्यू नॉट अपॉन 4πε0 और इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x फ्रॉम इन्फिनिटी से r, -1/x फ्रॉम इन्फिनिटी से r, ठीक है, -1/x फ्रॉम इन्फिनिटी से r। अब सोच रहे हो सर ये कैसे आ गया? तो इंटीग्रल x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n+1/n+1, इसके हिसाब से हमारे पास x टू द पावर -2 dx, ठीक है, तो इसका -1/x आता है, चेक कर लेना। ये मैं समझा दिया आपको। 1/x स्क्वायर है ना, ऊपर चला जाएगा तो x टू द पावर -2 dx हो जाएगा इस तरीके से। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन एट r माइनस वर्क डन एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू -क्यू नॉट बाई 4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। हमको पता है 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0, तो लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r टू इन्फिनिटी, है ना, मतलब सॉरी उल्टा लिखते हैं, इन्फिनिटी से r ऐसे लिखते हैं और ये ऐसे आता है, इज इक्वल टू माइनस से माइनस हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r। अब देखो क्या आ रहा है वर्क डन? नेगेटिव। वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव। किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो याद रखो, जब यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन कब आता है? जब हम कभी अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट काम करें। तो किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? अभी देखो, अभी डायग्राम में आपको याद होगा कि यहाँ क्यू चार्ज था, इसकी वजह से फील्ड था, इससे एक्स डिस्टेंस पर हम चार्ज को इधर लाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ काम हो रहा था, जिसकी वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या था? एंगल 180 डिग्री था। अब सोचो मैं किधर इस चार्ज को लेकर जा रहा था? इधर की तरफ, इधर की तरफ लेके आ रहा था ना, एट डिस्टेंस r लाने की कोशिश कर रहा था। मतलब मैं क्या कर रहा था? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा था, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर लिखोगे सिंस द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं फोर्स, इज नेगेटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज व्हाट? नेगेटिव, which represent the work is done against electrostatic force। वर्क इज डन अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमको पता है कि अगर कोई वर्क डन किसी फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है तो, और वो भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव हो, तो ये जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। हेंस दिस वर्क डन will be stored in the form of electrostatic potential एनर्जी। मैंने अभी कहा ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ पार्टिकल या चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो वर्क डन हम करेंगे वही वर्क डन क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। अब दो चीजें याद रखनी है। अगर वर्क डन करने से एनर्जी, वर्क डन अगर आपका नेगेटिव आता है ना, मान लो अगर आपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पार्टिकल को शिफ्ट किया और अगर आपका वर्क डन नेगेटिव आता है, तो वर्क डन अगर नेगेटिव आता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा
और अगर वर्क डन पॉजिटिव आता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। यहाँ पर यही नोट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि इन अ कंजर्वेटिव इन अ फील्ड, है ना, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड ऐसे कह सकते हो कि if the work done by a conservative force is negative, if work done by the conservative force is negative, then potential energy increases, and similarly if work done by a conservative force is positive, then potential energy decreases। ये एक खास बात है, याद रखने वाली चीज़ है कि अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, और अगर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब सिंपल सा एग्जांपल मैं पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का समझाता हूँ। अगर ब्लॉक को ग्राउंड से उठा के एच हाइट पर लेके जाते हो तो तुम क्या करते हो? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हो। तो वहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड जो है, कंजर्वेटिव फील्ड कौन, कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? ग्रेविटी किधर होता है? नीचे। हम ब्लॉक को किधर लेके जाते हैं? ऊपर। तो जो हमने वर्क डन किया वो क्या हुआ? नेगेटिव। तो हमारा जो नेगेटिव वर्क डन हुआ उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या आता है? प्लस mgh, मतलब बढ़ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम ब्लॉक को ग्राउंड से एच हाइट पर लेके जाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो खुद देखो, जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आ गया कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इन फील्ड, ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सी मतलब कंजर्वेटिव, डब्ल्यू सी का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब ध्यान से देखो, अब हमने जो वर्क डन निकाला है तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो ये क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स वर्क डन एट आर माइनस वर्क डन एट इन्फिनिटी। अब देखो, चूंकि हमको पता है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बिना रेफरेंस पॉइंट के नहीं निकाला जाता, तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि जहाँ से हमने उसको लाना शुरू किया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, वहाँ पर क्या मान लेंगे उसको हम लोग? जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हम लोग ग्राउंड से ब्लॉक को उठाते हैं तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं? जीरो, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही ये होती है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पोजीशन। ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक अगर हम ब्लॉक को या चार्ज को लेकर जाएंगे तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। उस रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझाऊंगा अभी। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाई आर। सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज व्हाट? जीरो। तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट आर इज माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू नॉट बाई आर। देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हमारा वर्क डन नेगेटिव था। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो कितना अच्छा फॉर्मूला है। क्या है इस फॉर्मूले में, कितने टर्म्स हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं हम लोग, के क्यू नॉट भी जानते हैं, बस 1/r आता है इसमें। क्या आता है, 1/r, याद रखना 1/r, 1/r स्क्वायर नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, that is energy must be stored। ठीक है, एनर्जी मस्ट बी स्टोर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। अब यहाँ पर नोट पॉइंट में फिर आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन। सो वी एज्यूम potential energy is equals to 0 at infinity। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी इस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में, इंफिनिटी पर 0 मानते हैं, या फिर हमें किसी एक पोजीशन पर 0 मान के ही बाकी के सारे काम करने पड़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरा पॉइंट, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड on reference point, it only depends on difference in position। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमने क्या मान लिया, 0। तो जो चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि किसी अलग पोजीशन पे। इस चीज़ को मैं एक बार और डिराइव करता हूँ तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। जैसे मान लो कि एक चार्ज है Q, ठीक है, और इससे RA डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है जहाँ पर Q0 चार्ज है, और इससे RB डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है B। हमको क्या करना है, इस चार्ज Q0 को A से B पर लेके जाना है। ठीक है, ये Q चार्ज है। तो consider two point A and B, ठीक है, where we have to move a point from A to B। तो हमको क्या करना है, A to B पॉइंट को क्या करना है, मूव कराना है, और क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम ये देखें ध्यान से, तो यहाँ पर x डिस्टेंस पर जाकर अगर हम ये कहें कि हमारा चार्ज x डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस चलता है, x डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस चलता है, तो ध्यान से देखो, ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा, मतलब जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, कूलम्बिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि सिंस F कूलम्बिक जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x² है, और ध्यान से देखो तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे dW बराबर FC इंटू dx। तो लिखेंगे इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x² dx फ्रॉम पोजीशन RA से पोजीशन RB। ठीक है, पोजीशन RA से पोजीशन RB, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम
ए टू वर्क डन फ्रॉम बी, ठीक है। तो ये लिखेंगे चेंज इन वर्क डन, तो लिखेंगे डब्लू बी माइनस डब्लू ए बराबर, ये वही सारी घटनाएं हो जाएंगी, -1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा 1/x फ्रॉम पोजीशन आर ए से पोजीशन आर बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन डी डेल्टा वर्क डन बी एट बी माइनस वर्क डन एट ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/RB माइनस 1/RA। आया वर्क डन, ठीक है। अब ये वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, अगर ये वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो हम ये समझ लें कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर ये वर्क डन पॉजिटिव आता तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, घटता। अब ध्यान से देखो, तो चूंकि हमको पता चल गया कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या आ रहा है, तो हम आगे काम कर सकते हैं। देखो ध्यान से, तो वर्क डन फ्रॉम ए वर्क डन एट बी माइनस वर्क डन एट ए बराबर 1/4πε0 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे क्यू क्यू नॉट, है ना, तो हो जाएगा 1/RA माइनस 1/RB। बात समझ में आई। अब देखो हम निकालेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, ठीक है। जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो ये जान लो कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बाई दी कंजर्वेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी ए से बी जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर नेगेटिव ऑफ, ये फार्मूला पुट करो, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, है ना, 1/RA माइनस 1/RB, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, UB माइनस UA बराबर क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/RB माइनस 1/RA। देख के बताओ क्या ये किसी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्योंकि जब हम चेंज निकालते हैं तो ये बेसिकली उन पोजीशंस पे डिपेंड करता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ RB एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ RA। पर एक चीज नोटिस करने लायक है, RB और RA खुद एक पोजीशंस हैं, ये किसी रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन होंगे। क्लियर हो गई बात। जैसे ये पॉइंट चार्ज Q था, इससे ये डिस्टेंस था ना RA, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये 0,0 ओरिजिन रहा होगा, और इसी से एक डिस्टेंस था RB, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इसी से डिस्टेंस RB था, इसका मतलब ये 0,0 रहा होगा, ये रेफरेंस है। तो हमारा ये क्या हो गया, रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस हो गया, जिसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी एट ए 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट ओवर RA, और ये जो पॉइंट था B, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या था, UB कितना था, तो वो लिखेंगे 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट ओवर RB। अब तुमने क्या निकाला, सिर्फ डिफरेंस, डेल्टा यू का मतलब क्या, U एट B माइनस U एट A, तो B पे कितना है, ये 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट ओवर RB माइनस A पे कितना है 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट ओवर RA। ध्यान से देखो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लिखोगे क्यू क्यू नॉट ओवर 4πε0 1/RB माइनस 1/RA। यही आया ना डेल्टा यू, यही तो आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ सिंगल पॉइंट चार्ज के बीच का अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हमें बस उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, और फिर जिस दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। हम डिफरेंस निकाल लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ रही है। अब तुम अगर यहाँ A से B लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, A से B लेके जा रहे हो, तो जब A से B लेके जा रहे हो तो सपोज कि B जो है इन्फिनिटी हो गया, तो अगर B की पोजीशन इन्फिनिटी होगी तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे देख लो, केस कि इफ RA इज इक्वल्स टू R मान लेते हैं, ठीक है, एंड RB इक्वल्स टू 0, RB इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सॉरी, RB इक्वल्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम किसी फील्ड से इन्फिनिटी में ले जा रहे हैं, ध्यान से समझो। तो अब जब यही फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0
1/∞ माइनस 1/r। हमारा आंसर आया -1/4πε0 Q नॉट बाई आर। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, दैट इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा इज पॉजिटिव, है ना। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटेगी। अरे भाई वर्क डन जब पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है ना। तो बस वही कहानी है यहाँ पर। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? नेगेटिव, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया होगा? पॉजिटिव। तो जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। क्लियर है? मैंने यहाँ पर बाकायदे नोट पॉइंट में लिखाया था कि अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने नोट पॉइंट लिखाया था कि इफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड इफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव देन द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, है ना। तो हमारे इस प्रॉब्लम में सीधा सीधा समझ में भी आ रहा है कि अगर हम इस चार्ज को यहाँ देखें तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है वर्क डन पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। इतना क्लियर हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो है, इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो पोजीशन रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, बट अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, नोट करने लायक, नोट पॉइंट में समझेंगे, ये सब 11th के ही थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं कि वी डू नॉट कैलकुलेट, we cannot calculate potential energy of a point particle, point charge या point, है ना, या पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, वी ऑलवेज कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जैसे हम अगर ग्रेविटेशन की ही बात कर रहे थे तो उसमें हम अर्थ और मास एक सिस्टम मानते थे। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या कह रहे हो आप, पॉइंट चार्ज का हम लोग क्यों, अभी यहाँ पर तो हम लोगों ने पॉइंट मास का ही निकाला। ध्यान से देखो बच्चा, पॉइंट मास का तुमने नहीं निकाला, ये तुमने एक सिस्टम लिया था, ये 2 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम लिया था, उसका तुमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? इसका मतलब ये लिखोगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। एक चार्ज Q है और एक चार्ज क्या है? Q नॉट है, और इनके बीच का पोजीशन क्या है? R है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे? 1/4πε0 Q नॉट बाई R। और अगर आपने डिफाइन कर लिया है कि एट इन्फिनिटी आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कि इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0, तो ये फॉर्मूले का जब डिफरेंस निकालोगे किसी पोजीशन R और किसी पोजीशन इन्फिनिटी में, तो यही फॉर्मूला U हो जाएगा। U एट एनी पोजीशन R बिकम 1/4πε0 Q नॉट बाई R। सिंपल सा ये फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है। इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का नहीं निकालते, मतलब किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते, हम हमेशा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इसीलिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आता है। ठीक है।